नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चीन से हमारी तकरार की। आपको ध्यान ही है, आज से 18 दिन पहले 15 और 16 जून की दरमियानी रात चीन ने हम पर हमला किया, हमारे 20 जवानों की हत्या कर दी। वो जाबाज, वो बहादुर देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये घटना गलवान घाटी की है, लद्दाख का इलाका। वहां पर घुसपैठ की चीन ने कोशिश की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ बताया कि ना तो कोई हमारे देश में घुसा है, ना घुसा हुआ है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा हुआ है। हालांकि उसके बाद यह बात भी साफ की गई कि प्रधानमंत्री 15 और 16 जून की दरमियानी रात के बारे में अपना बयान दे रहे थे, क्योंकि दरअसल जो ये घुसपैठ की खबरें आ रही हैं चीन से जुड़ी, ये 5 मई से सिलसिला शुरू हुआ था और 15 जून तक चलता रहा। विदेश मंत्रालय ने भी बात की, इनकर्जन्स की ओर इशारा किया। विपक्ष एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था। रिपोर्ट्स भी आई, मीडिया में बाकायदा रिपोर्ट्स आई कि गलवान घाटी, जहां पर यह झड़प हुई, यह हमला हुआ, वहां पर चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अब बाकायदा तंबू, टेंट गाड़ दिया है। और जो दौलत बेग ओल्डी हमारी हवाई पट्टी है, यह डीएसडीबीओ जो रोड है, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, उसे लेकर चीन बहुत चिंतित था कि अपने बॉर्डर, अपनी सीमाएं मजबूत कैसे कर रहा है भारत। यह लड़ाई, इस झगड़े की एक बड़ी अहम वजह थी। तो वो दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी जो है, वहां पर भी डेप्सांग जो इलाका है, 18 किलोमीटर अंदर घुसने की खबर आई, सैटेलाइट इमेजेस भी आई। और पैंगोंग सो, वहां पर फिंगर 8 तक, और ये बातें मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं, वहां तक हम एलएसी मानते हैं, यानी कि वो हमारी जमीन है। लेकिन फिंगर 4 तक, 4, 5, 6, 7, 8, वहां पर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स और बुलडोजर्स लेकर आ गया चीन और एक हेलीपैड भी बनाने की शुरुआत कर दी। तो इस बाबत सवाल पूछे जाने लगे। लेकिन आज उन सब सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेह पहुंच गए, एलएसी पर नहीं गए। बहुत सारे चैनल चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएम एट द एलएसी, एलएसी पर नहीं थे, लेह में थे। पहले नीमो गए, फिर कारू गए, लेकिन सीधे चीन को जवाब दिया, चीन को चेतावनी दी, हद में रहो। हम भगवान कृष्ण की तरह हैं, देश को भगवान कृष्ण की तरह बताया प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम बांसुरी भी बजाते हैं, हम दोस्ती यारी भी करते हैं, हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त आ जाए, आपातकाल आ जाए, कोई हम पर आंखें तरेरे, तो हम सुदर्शन चक्र भी अख्तियार कर लेते हैं। गलवान घाटी हमारी है, यह प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया। और चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीनी दूतावास से प्रतिक्रिया भी आ गई कि नहीं नहीं, हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम तो बड़े भोले मासूम हैं। यह बात तो नहीं कही, यह कहा कि हम विस्तारवादी नहीं हैं। और चीन ने जो सीमा और जो एलएसी जिस पर एक सहमति बनी, वो 12 से 14 देशों के साथ बातचीत करके सहमति बनी थी। तो प्रधानमंत्री ने ताल किस तरह से ठोकी है आज लेह में, पहले उसे देखिए। कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। लेकिन कांग्रेस, विपक्षी दल अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक और ट्वीट दागा। राहुल गांधी ने क्या कहा? लद्दाख वासी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली है। निश्चित तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। वीडियो में कई लोग कह रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस गए हैं। तो स्थानीय लोगों का हवाला देते हुए
राहुल गांधी। उधर मनीष तिवारी एक और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। वो कहते हैं कि अब जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था, ये मनीष तिवारी की ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी ने आक्रामक चीन नीति का आगाज कर दिया है? और क्या प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दे दिए? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड मेरे साथ हैं, कश्मीर के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं, सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी जो फौजें चढ़ी थी वो पहली एक्सपीडिशन इन्हीं के मजबूत कांधों, इन्हीं की जिम्मेदारी के तहत अंडरटेक की गई थी। मेरे साथ मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड हैं, 14 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, जिस इलाके में आज प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया और जहां पर चीनी कब्जे की, चीनी तकरार की लगातार 18 दिन से खबरें आ रही हैं, वहां के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया शाहनवाज हुसैन, पर चीन को बिल्कुल सीधी भाषा में आज प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया। इसीलिए मैंने भगवान कृष्ण का जिक्र किया है कि हम बांसुरी भी बजा सकते हैं, सुदर्शन चक्र भी हमें चलाना आता है। यह आक्रामक नीति का आगाज है क्या? जी, आक्रामक नीति का आगाज ही नहीं है, ये संदेश पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाकर एक संदेश दिया है, वहां से जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी। और आपने देखा कि उस एक मिनट के लिए रोक रहा हूं, बहुत अहम ये खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और दरअसल पिछले 3 महीने में, दर्शकों आप देखेंगे, मैं कार्यक्रम इसीलिए अभी बीच में थोड़ा रोक रहा हूं, लगातार एक ये सिलसिला बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जो सीस्मिक जोन 4 में आता है, अब लगभग हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई झटकों की, भूकंप की, कंपन की महसूस होने की खबरें आ रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर पैमाना क्या है ये अभी आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पैमाना होता है ये जानने के लिए, अगर 6 से ऊपर होता है तो ये चिंता का सबब जरूर बन जाता है। अभी पिछले 3 महीनों में जितनी दफा भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो 4 से 4.5 होते हैं रिक्टर स्केल पर। तो अब देखना ये होगा रिक्टर स्केल पर ये भूकंप के झटके कितने नापे गए। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप बता रहे थे आक्रामक नीति की हम चर्चा कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था, जैसे ही प्रोग्राम आपका शुरू हुआ तो बहुत तेज झटका था भूकंप का। मैंने खुद बहुत महसूस किया, क्योंकि मैं एक चेयर पे बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि पूरी दिल्ली सुरक्षित रही होगी, लेकिन काफी तेज झटका महसूस किया। मैं ये कह रहा था कि आज तो पूरे देश में एक संदेश गया, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और वहां पर मैंने पूरी तरह उसको देखा, किस तरह सेना के अंदर उत्साह था, किस तरह भारत माता की जय की गूंज के साथ आज एक आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है। और ये सही है, फ्रंट फुट पर रहकर देश की रक्षा करने का एक प्रण उन्होंने दिखाने का काम किया। चाइना को साफ संदेश है कि हम न रुकेंगे न झुकेंगे। अगर चाइना जिस तरह की भाषा समझता है वो ये समझ ले कि आज का हिंदुस्तान और आज की हिंदुस्तान की सेना तब भी बहादुर थी, लेकिन आज जो सेना है वो चाइना के हर चालबाजी को समझती
और उसका जवाब देना जानती। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने ये बातें साफ कर दी। अब मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा शाहनवाज हुसैन, चीन का नाम क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री? रविवार को भी देश के नाम संबोधन किया 4 बजे। चीन का सीधा नाम क्यों नहीं लिया जाता? चीन हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, 20 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं देश के लिए लड़ते हुए। आप जवानों का मनोबल बढ़ाने जाते हैं, ले बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, प्रधानमंत्री की तारीफ की जानी चाहिए, पर चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों? देखिए चौधरी जी, आप तो खुद आपके परिवार में सैनिक रहे हैं और आप इस बात को समझते हैं कि प्रधानमंत्री को कितना बोलना कितना नहीं बोलना, वो जो संदेश जिसको देना था, जहाँ पे उन्होंने दुखती रग जहाँ दबानी थी वो दबा दी, और उसका जिसको दुख होना था वो भी गया। तो नाम लेना ना लेना, नाम किसके लिए गए, किसको विस्तारवादी कहा, किसको संदेश दिया, ये सब कहने की वो, मुझे लगता है कि आज तो कोई विवाद ही नहीं होगा। आज 2 यहाँ आपके पास फौजी बैठे हैं, आशुतोष जी और अखिलेश जी भी का, आज कोई विवाद नहीं। आज तो पूरा देश एकजुट है, आज तो पूरा देश भारत माता की जय कर रहा है। नहीं, भारत माता की जय हमेशा करता है देश को, भारत माता की जय हमेशा करता है देश। जिस तरह सैनिकों ने आज भारत माता की जय कही है, सबको विश्वास हुआ है कि जो बॉर्डर पर खड़ा है, आज वर्तमान जो है हमारे पास, आपके पास, मीडिया के पास जितनी भी खबर आती है, कहां से आती है? सरकार के पास। बॉर्डर पर सेना है और जो सेना कहती है वो हमें यकीन करना है। तो सेना में जो अभी उस राजनीति में तो जा ही नहीं रहा। अभी सेना को मत लेकर आइए कि सेना हर चीज का जवाब देगी। भाई सेना के बीच में ही तो गए थे प्रधानमंत्री। हाँ, सेना के बीच में गए, बीजेपी की रैली संबोधित करने थोड़ी गए थे। जनरल सिवाच सेना के बीच गए प्रधानमंत्री, और तारीफ की जानी चाहिए। मनोबल बढ़ा है, भारत माता की जय के, वंदे मातरम के नारों का उद्घोष हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यहां पर दर्शकों को यह भी बताना जरूरी होता है, और आपके जरिए मैं जानकारी दर्शकों को देना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जहां गए, जहां झड़प हुई, जहां हमला हुआ 15 और 16 जून की दरमियानी रात, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो गलवान घाटी है, जो बहुत चैनलों ने पट्टी चला दी ना कि प्रधानमंत्री LAC पर हैं, सीमा पर हैं। सीमा पर नहीं थे, लेह में पहुंचे, और नीमो जो जगह है वहां पर रिवर राफ्टिंग भी होती है, सिंधु नदी बहती है, वो लेह से पहले है लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, बल्कि वो जगह पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक है चीनी सीमा के बजाय। और कारू में भी प्रधानमंत्री, एक मिनट मैं अभी जनरल सिवाच से एक जानकारी हासिल करना चाह रहा हूं ना, परेशान क्यों होने लगे शाहनवाज हुसैन? सर मैंने जानकारी दी, जनरल सिवाच स्क्रीन पर, 1 मिनट। और कारू जो है वो दरअसल लेह से आप पैंगोंग सो की तरफ जाएंगे, वहां से एक सड़क कट जाती है मनाली की तरफ, और जो कारू है वहां से दरअसल चढ़ाई शुरू होती है। उसके बाद 6 घंटे की यात्रा और है, सड़क यात्रा, उसके बाद पैंगोंग सो आता है। मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? देखो, देश को सारी जानकारी होनी चाहिए ना जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल संदीप, देखो इसमें कोई दो राय नहीं। जो आज प्रधानमंत्री गए थे वो गए थे 14 कोर में, और जो फायर एंड फ्यूरी कोर है उसके अंदर दोनों बॉर्डर को देखा जाता है, पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो निमू आपने सही बताया, यहां पर जंस्कार रिवर और इंडस रिवर का मिलाप होता है, और ये 25-30 किलोमीटर ले से शॉर्ट है कारगिल की तरफ। तो यहां जाने का मकसद ये था कि दोनों को एक प्रकार से मैसेज भेजना, चीन को भी भेजना और पाकिस्तान ये को। दरअसल ये मिलीजुली कबड्डी खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान ने चीन को उकसाया है। DSDBO जो ये रोड है, जो CPEC बना रहा है चीन, पाकिस्तान से खुद को जोड़ रहा है, ये उसके लिए दिक्कत हो गई थी, इसीलिए पाकिस्तान को भी संदेश दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, ये दर्शकों को समझाना जरूरी है। बिल्कुल। और जो संदीप आपने बिल्कुल ठीक बोला, देखो आपको मालूम है कि अभी 2 फ्रंट जो वार की पॉसिबिलिटी बनती इसलिए जा रही है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है वहां पर पाकिस्तान ने करीब करीब 2 इन्फेंट्री डिवीजन जो है कि नफरी वहां पर डाल दी है, और जो कारतू का एयरफील्ड है वो भी चीन को दे दिया है। उसके जो एयरक्राफ्ट हैं J-10 और J-11 वहां पर लैंड कर चुके हैं। तो एक प्रकार से आपस में क्लूजन है पाकिस्तान का और चीन का इसमें, क्योंकि ये आपको पता है
कि जब से ये दौलत बेग ओल्डी, जो आप बड़ी अच्छा बात बता रहे थे, दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी के लिए रोड बनी है, और सब सेक्टर नॉर्थ जो दौलत बेग ओल्डी का है, जो कि 8 किलोमीटर काराकोरम पास से साउथ में है हमारी तरफ, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि यहां से आप काराकोरम हाईवे को भी डोमिनेट कर सकते हो, आप गिलगित बाल्टिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी कर सकते हो, आप सिंगजांग से जो लासा के लिए आपका हाईवे जा रहा है चीन का, उसमें भी, और कहीं ना कहीं ये गेटवे टू एक्साइचिन है। तो एक प्रकार चीन भी बहुत बड़ा बुखलाया हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारत एक्साइचिन या गिलगित बाल्टिस्तान को लेने की कोशिश कर रहा हो। तो ये नहीं है कि जो विस्तारवादी जो की पॉलिसी है चीन की, कहीं ना कहीं मन में उसके भी डर है कि भारत जिस प्रकार से आजकल बढ़ रहा है और आंखों में आंख दिखा के बात करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत तो संदेश दिया है चीन को। पर जनरल सिवाच, ये बताना भी है, दर्शकों को समझना जरूरी भी है। देखिए, सीमा पर नहीं गए, और सीमा पर ऐसे नहीं जाया जाता है कि आप सीमा पर जाकर और दूसरी तरफ ललकारने लगे। फिल्मों में होता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता। प्रधानमंत्री LAC पर नहीं गए, 14 कोर के हेडक्वार्टर्स पर थे, और वहां से ये सख्त संदेश चीन को दिया गया है। करेक्ट है ना? ये फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं ना मैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो संदीप, जब 14 कोर में चले गए, कोर हेडक्वार्टर में कारू में और ले में, तो उसका मतलब यही है कि वो जो है नहीं, पर मैं दर्शकों को यह समझाना चाह रहा था, दर्शकों को पूरी बात पता होनी चाहिए। अब ऐसे में अखिलेश प्रताप सिंह प्रधानमंत्री विस्तारवादी बताते हैं चीन को, कहते हैं कि हम बांसुरी भी बजा सकते हैं, सुदर्शन चक्र भी हम इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। नाम भी नहीं लिया, चीन इतना बिलबिला गया कि चीनी विदेश मंत्रालय की अब से कुछ देर पहले प्रतिक्रिया भी आ गई, अरे भाई हम तो विस्तारवादी नहीं हैं, ये तो सहमति से LAC बनाई थी। तो चाइना हैज बीन हर्ट ना। देखिए, एक फैक्चुअल चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपने फैक्चुअल्स पे बात करनी शुरू की। फैक्चुअल ये है कि कल जो सूचनाएं आई थी, आज राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को जाना था, और अचानक कल उनका दौरा कैंसिल हो गया और आज प्रधानमंत्री जी गए। हालांकि वो अपने साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को नहीं ले गए। अब इसमें राजनीति क्यों खोज रहे हैं? रक्षा मंत्री की जगह प्रधानमंत्री चले गए, और अच्छी बात है। बोलने तो दीजिए। हाँ, मेरी बात तो सुनिए। आप थोड़ी तय करेंगे हम क्या बोले। हाँ। दूसरी बात, दो बातें जो प्रधानमंत्री जी ने आज कही, वो उस पर गौर करने की बात है, जो आपने भी जिसको पॉइंट आउट किया, विस्तारवाद की बात करके ये अपने आप में एक तरह से जो कहा जा रहा था उसकी स्वीकारोक्ति है कि चीन भारत के तरफ विस्तारवादी रवैया अपना रखा है गलवान वैली में, और उसने कुछ ऐसी गुस्ताखियां की हैं जो लोगों की बातें हैं, उसको बल मिलता है प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य से कि वो विस्तारवाद हमारे तरफ कर रहा, कुछ किया है उसने हिमाकत कुछ की है। दूसरी बात, उन्होंने सख्त संदेश दिया है, जिसको आपने भी पकड़ा, आपने भी उसको महत्वपूर्ण उठाया। वो सख्त संदेश का मायने ये फिर निकलना ऐसा लगता है कि जो अभी तक सामरिक, सैन्य और विदेश मंत्रालय के लोग जो चीन से मामले को पीसफुल हल करने का प्रयत्न कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, उसमें नतीजे हमारे मनचाहा नहीं आ रहे हैं, लगता है ऐसे, क्योंकि तभी उन्होंने सख्त बातें इस तरह से की हैं, और ये गंभीर विषय नहीं। अब ये तो वो बात हो गई, सख्त बातें करो तो कहते हैं कि वो मान नहीं रहे। अरे मैं तो स्वागत कर रहा हूं, ये तो चितवी मेरी पटवी मेरी, सख्त बातें कर रहे हैं ना। ये कौन कर रहा है? बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की भाई जो शांति नहीं चाहता वो महाकमजोर है। सुनते नहीं, चीन को महाकमजोर बोल दिया। आप सुनते ही नहीं है, आप समझते ही नहीं है। मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूं, तो इसलिए कर रहा हूं कि जो अभी तक हो रहा था उसमें कामयाबी नहीं मिली है, तो उनको यह बात कहनी पड़ी। अब कहां ध्यान है आपका? मेरा ध्यान बिल्कुल सही जगह रहता है। नहीं, सही नहीं। मैं तो दोनों बातों को इंगित करते हुए कह रहा हूं कि यही तो अभी तक हम सारे लोग या आप लोग यही तो बात कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री जी उन बातों की पुष्टि की। बात दरअसल में यह है कि चीन की इस नीतियों को हमें जिस तरह से आज विस्तारवाद कह के स्वीकारा गया है, उसको अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे दबाव बना करके अपनी जो उसने हमारे क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है उससे खाली कराना चाहिए।
उससे खाली कराना चाहिए। उसे- मैं अभी उन सब एक- सवालों पर आता हूं। मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं, अखिलेश प्रताप सिंह, किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं, पर अभी इस दौरे के प्रधानमंत्री के वहां जाने की अहमियत भी मैं समझना चाहता हूं। सवाल बहुत है, मैंने ओपनिंग कमेंट्स में ही गलवान घाटी हमारी है, हम आज कह रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान घाटी हमारी है, चीन कह रहा था गलवान घाटी उनकी है। प्रधानमंत्री का वहां जाना, आप उस इलाके को बखूबी जानते हैं, ये डिप्लोमैटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली जो हम एक रणनीति चीन को घेरने के लिए बना रहे हैं, उसमें कितना अहम कदम है आज प्रधानमंत्री का कारू जाना। देखिए, वो एलएसी पर नहीं गए, बहुत सारे चैनल चला रहे थे, मैंने वो फैक्चुअल पोजीशन भी इसलिए बताई, साफ की यहां पर। संदीप, वो एलएसी पे तो नहीं गए, वो कोर हेडक्वार्टर में गए, लद्दाख में गए, बेस हॉस्पिटल में गए, हॉल ऑफ फेम में गए, वॉर मेमोरियल में गए, सब जगह उन्होंने हौसला अफजाई की। नीमू में गए, जिन्होंने उन्होंने ट्रुप्स को एड्रेस किया, वो सब किया, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक गलवान घाटी का सवाल है, गलवान घाटी में भी अभी जो रिसेंट टॉक्स हुए कोर कमांडर के, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम गलवान घाटी से पीछे हटेंगे। जहां तक गलवान घाटी पेट्रोल पॉइंट 14 का सवाल है, वो पेट्रोल पॉइंट 14 एक पॉइंट है जहां पे हम पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं और वो एलएसी के साथ साथ चलता है। वो आज भी हमारे पास है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी वहां पे हादसा हुआ वो बिल्कुल पेट्रोल पॉइंट 14 के ऊपर ही हुआ। नंबर एक, जहां तक पूरा गलवान घाटी जो है, कुछ हिस्सा जो ऊपर वाला है वो अभी भी उनके पास है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो अभी भी हमारे पास है। और पेट्रोल पॉइंट 14 के ऊपर, जनरल कुलकर्णी, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। देखिए, ये बड़ी अहम बात हो जाती है। देखिए, आम आदमी को समझ नहीं आती, आप जैसे एक्सपर्ट्स को, वेटरन्स को मैं इसीलिए न्योता देता हूं। आप जो ये बात कह रहे हैं ना, गलवान घाटी में जो ऊंचाई है अब चीन के पास है, वो दरअसल हमारी थी ना। ऊंचाई उनके पास हो जाती है तो उनको एक सामरिक एडवांटेज मिल जाती है। जैसे करगिल में भी क्या हुआ था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। करगिल में ऊंचाई पकड़ ली थी पाकिस्तानियों ने, और जो श्रीनगर से ले ये जो करगिल रूट जा रही थी, रात को ही मूवमेंट हो पा रही थी उस वक्त। दिन में चलाओ तो गोली मारते वो, आप इजी टारगेट्स हो जाते। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं संदीप, ऐसे है, आप लोग ये जो है ना, ये एरिया एक नाम है और बहुत बड़ा एरिया है ये। जब आप देप्सांग कहते हैं कोई छोटा सा पॉइंट नहीं, बिल्कुल सही है सर। प्लेन्स हैं। हाँ। जैसे आप गलवान घाटी बोलते हैं, घाटी जो है ना, वो जो गलवान नदी है वो 80 किलोमीटर बहती है, 80 किलोमीटर। और जो पेट्रोल पॉइंट 14 है वो उसका एक पार्ट हिस्सा है, वो हमारे पास है। ये कहना कि 80 किलोमीटर जो पूरी नदी है वो सब अलग अलग है। अब बार बार इन बातों को अगर नहीं, बार बार इसलिए उठती हैं जनरल कुलकर्णी। देखिए, यहां पर मैं सीधे सवाल पूछता हूं, और मैं जानता हूं देश हित क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। मैं ऐसे ही कोई सवाल नहीं पूछता हूं। अगर सार्वजनिक तौर पर सैटेलाइट इमेजेस आती हैं जिसको सरकार नकारती नहीं है, और वहां पर दिखता है पेट्रोलिंग पॉइंट पर 30 आदमी जिस टेंट के नीचे हथियारबंद आदमी बैठ सकते हैं, वो टेंट वहां गाड़ दिया गया हो, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, या कोई मुझे देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाएगा तब भी मैं पूछूंगा। मैं जानता हूं कि देशभक्ति क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इमेजेस तो आई है ना जनरल कुलकर्णी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। नहीं, सवाल संदीप पूछने भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। आपका हक है सवाल पूछना, पर इलाके की वाकफियत नहीं होगी तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। हाँ, अगर वो फेयर पॉइंट है ना। अभी हम आपको मैं कहूँ पेंगांगसू है, पेंगांगसू में फिंगर 4 है, फिंगर 8 है, फिंगर 6 है, फिंगर 7 है। लोगों को लगेगा पता नहीं कैसे आकर के बैठ गए। हाँ। पर अगर मैं आपको कहूँ, वो वहां पर 99 से आते जाते रहते थे, मैं भी आता जाता रहता था, मैं भी उसके ऊपर गया हूं, तो कैसे होगा। तो ये जो बातें हैं, ये अब जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे ना, वो विस्तारवादी कब से हो रहे हैं, कब से सिंकियांग ले लिया, तिब्बत ले लिया, आपका मंगोलिया ले लिया, मंचूरिया ले लिया, यूनान ले लिया, अब तो यही तो जनरल कुलकर्णी, सवाल यही है, प्रधानमंत्री कुछ बातों को बिल्कुल साफ कर दें
देखिए ये अच्छा है कि हम कृष्ण की तरह बांसुरी भी बजाते हैं, हम सुदर्शन चक्र भी ले सकते हैं, विस्तारवादी है, जो शांति नहीं चाहता वो महाकमजोर है, ये बातें अपनी जगह। कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं दरअसल सरकार की तरफ से। संदीप, बेस्ट मैं आपको अगर कहूं, सवाल का एक ही जवाब है, स्टेटस को एंटे एज ऑन 30 अप्रैल 2020। मैं 1852 की बात नहीं कर रहा, नहीं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं स्टेटस को एंटी एज ऑन 30 अप्रैल 2020। अगर उतना भी हो जाए आज की तारीख तो वो कह दे ना सरकार, शांति हो जाएगी। मैं तो जनरल सिवाच, ये बात सरकार कह दे, बात ही खत्म हो जाती है, सवालों का सिलसिला थम जाएगा। यहां सभी देशभक्त हैं, पर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। अगर कहा भी जाता है कि घुसपैठ ना हुई है, ना होने वाली है, ना कोई पोस्ट कब्जे में है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री 15 और 16 जून की दरमियानी रात की बात कर रहे थे, तो हमें 5 मई से 15 जून तक की बात नहीं पता लगती। और दरअसल अप्रैल में ही उन्होंने कब्जे की फिराक शुरू कर दी थी, घुसपैठ की खबरें आने लगी थी, ये आप भी जानते हैं, पर सरकार उस बारे में क्लैरिटी नहीं देती। वो दे दी जाए तो बात ही खत्म है ना। सरकार पर विश्वास कौन नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा? संदीप, ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा जनरल जी 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 बिल्कुल आपसे। देखो इसमें कोई दो राय नहीं। जो बातचीत कर रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि स्टेटस को एंटी मेंटेन करो, जो कि 30 अप्रैल 2020 से पहले था, चीन को वहां जाना है। क्योंकि जहां वो थोड़ा बहुत अंदर आया है, स्पेशली पेंगोंग के इलाके में, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में उसने कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, हेलीपैड भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक बड़ा बोर्ड भी लगाया जिसमें बोला है कि यह इलाका चीन का है। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे जनरल साहब भी बता रहे थे कि जब 99 में हम कारगिल में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक रोड बना ली, मगर उन्होंने इसको पकड़ा नहीं था। हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग जाते थे, और कहीं ना कहीं जैसे कुलकर्णी साहब ने बताया, ये भी वहीं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं 14 कोर में मेरे बाद, और हम पेंगोंग के जो लेक है उसके अंदर अपनी पेट्रोल से भी रखी की है। तो ये तो जरूरी है। फिंगर 4 और 8 के बीच में चीन ने अपना जमावड़ा बनाया है, और वो इसलिए है क्योंकि वो जो हाइट है उससे वो एक प्रकार लेक जो है उसको भी डोमिनेट कर सकता है, जो 45 किलोमीटर हमारी तरफ है। और दूसरा जो लुकुंग है, जहां पर बोट खड़ी होती हैं और जहां से ट्रुप्स लॉन्च हो सकते हैं इस पेंगोंग में, उसको भी वो डोमिनेट करता है। तो यही देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये है कि आप पूरी बात, पूरी तस्वीर समझ सकें। हम यहाँ ताल ठोकने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें अपनी मजबूती का एहसास है, हम अपनी कमजोरी भी जानते हैं, दुश्मन को कैसे सबक सिखाना है, दांत कैसे खट्टे करने हैं वो हम जानते हैं। उसके लिए मैं 1 घंटे लगातार चिल्लाता रहूं, हाथ पैर उछालता रहूं, उसकी जरूरत नहीं है। पर आशुतोष देखिए, जो मेन 3 सवाल है ना, मैं इसलिए जनरल से विस्तार में बात कर रहा था कि भाई मैंने गलवान घाटी की बात की, वहां तंबू हैं क्या अभी भी, क्या वो अंदर हैं? पेंगोंग सो का जिक्र कर रहे हैं, जनरल कुलकर्णी ने भी किया, जनरल सिवाच ने तफसील में किया, हेलीपैड बनाने की भी खबरें हैं फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में। और डेप्सांग में क्या उन्होंने घुसपैठ कर ली है? दौलत बेग ओल्डी हमारी हवाई पट्टी है, चीन की हवाई पट्टी तो 500 किलोमीटर दूर है, वहां हम अपने C-17s और फाइटर प्लेन्स भी उतार सकते हैं। तो इन सवालों के क्या जवाब मिल गए? नहीं संदीप, सबसे बड़ी बात यह कि कम से कम आप एक गंभीर बहस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दूसरे चैनल पे था जहां मुझे एक राष्ट्रीय चैनल पर चीन का एजेंट घोषित कर दिया गया कि हम लोग तो चीन के पेरोल्स पर हैं, क्योंकि हम लोग सवाल पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि जो बात जनरल कुलकर्णी ने कही उसके बाद वो बातचीत खत्म हो गई, उसके बाद उस बातचीत को आगे बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक जो स्टेटस को एंटी होना चाहिए, मतलब 30 अप्रैल तक जहां पे चीन था उसको वहां पहुंचना चाहिए। जब हम स्टेटस को एंटी की बात करते हैं कि वो स्थिति होनी चाहिए, इसका मतलब साफ है कि चीन हमारी जमीन पे है, और ये बात भारत सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही। अभी मैंने दूसरे चैनल पे था और मेरे साथ अखिलेश जी थे, वहां पर बीजेपी के एक प्रवक्ता महोदय थे, उन्होंने कहा कि चीन जो है भारत की सीमा में बिल्कुल नहीं घुसा। तो अगर ये एक तरफ जनरल साहब ये कहते हैं कि स्टेटस को एंटी होनी चाहिए, भारत 6 जून को, 22 जून को और 30 जून को फिर क्यों बातचीत कर रहा है चीन के साथ? दोनों जनरल्स, मैंने देखिए आशुतोष ये भी दर्शकों को बता दूं, दोनों जनरल्स को न्योता इसलिए दिया, 14 कोर जहां के हेडक्वार्टर्स पर आज प्रधानमंत्री गए
जो लद्दाख और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं हैं लद्दाख में, उनकी निगरानी करते हैं, उनके सर्वा होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कुलकर्णी, जनरल सिवाच, दोनों उस इलाके के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। तो दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि 1962 में, उस वक्त मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने किताबें पढ़ी उसके हिसाब से, कि जब चीन भारत की सीमा के अंदर घुसा और उसने हमले किए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित किया और यह कहा कि चीन हमारी जमीन में घुस आया है और उन्होंने हम पर हमला किया है। आज वो ईमानदारी हमारे नेतृत्व में नहीं दिखाई पर वो पड़ती 1962 है, युद्ध था आशुतोष, आज युद्ध नहीं है दरअसल। देश पूरी तरीके से मोदी जी के नहीं देखिए, 1962 का जो युद्ध था और 2020 में करीब 60 साल का फर्क आप देख रहे हैं, करीब 58 साल का फर्क है। युद्ध के तरीके बदल गए हैं। और जो बात जनरल कुलकर्णी हमारी बात को बेहतर तरीके समझेंगे, जो सुंजू कहता है, आर्ट ऑफ वॉर में लिखता है कि काबिलियत इसमें नहीं है कि आप 10 लड़ाइयां लड़कर जीते। सुंजू कहता है काबिलियत इसमें है कि बिना लड़े आप जीत लें। कल अगर चीन जो है वो बिना लड़े हमारी 2 किलोमीटर जमीन, अगर 1 इंच जमीन पर भी अगर कब्जा कर लेता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी काबिलियत है, सबसे बड़ी उसकी कामयाबी है। चीन की जो डिप्लोमेसी है वो डिसेप्शन में काम करती है। डेंग ज़ियाओपिंग कहते थे कि अपनी तैयारी चुपचाप करते रहो, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। जंग तब लड़नी, पहली बात तो जंग नहीं लड़नी चाहिए, दूसरी बात उस वक्त करना चाहिए जब आप पूरी तरीके से तैयार हो और अगला कमजोर हो। तो अगर चीन सुंजू के रास्ते पे चल रहा है, अगर वो डेंग ज़ियाओपिंग के रास्ते पर चल रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि बिना लड़े अगर उसको जमीन मिल जाती है और भारत सरकार अगर ये मान लेती है कि हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा ही नहीं किया, तो हम दरअसल सुंजू का जो ट्रैप है उस ट्रैप में आ रहे हैं। इसलिए मैं जनरल कुलकर्णी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि राष्ट्रीय चैनल पर आकर उन्होंने ये बात को जनता को स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल 30 अप्रैल की जो स्थिति थी वो स्थिति होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आज वो स्थिति नहीं है, चाहे वो पेंगोंग शो, शाहनवाज हुसैन इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। शाहनवाज हुसैन, देखिए यहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जनरल्स जो चीफ ऑफ स्टाफ थे 14 कोर के। सरकार ये बता दे, ये कह दे 30 अप्रैल को जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है, ये सरकार क्यों नहीं कहती? देखिए, पहले तो मैं कहता हूं कि शिंजू के कहने पर का रेफरेंस इन्होंने दिया कि किसके कहने पर चले। हम तो आशुतोष जी से पूछते हैं, आपके कहने पर अगर आपकी बात भारत को ज़्यादा माननी चाहिए या चाइना को ज़्यादा माननी चाहिए? आप अपनी सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, भूल जाइए सुंजू को। नहीं, मैंने, अरे भाई, मैं आशुतोष यहाँ जी पर जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाच ये कह रहे हैं कि सरकार ये साफ कर दे 30 अप्रैल 2020 को जो स्थिति थी, जहां चीन था और जहां भारत है वही हो जाए, बात ही खत्म हो जाएगी। सरकार ये साफ कर दे कि वही स्थिति है। आज 3 जुलाई को 30 अप्रैल 2020 वाली स्थिति है, तो चर्चा नहीं करेंगे, सवाल ही पूछने बंद हो जाएंगे। देखिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, वो तो हैं, हमारी सेना वहां खड़ी है। मैं सोर्स जानना चाह रहा हूं, आप सबको ब्रीफिंग कौन करेगा? मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूं 15 साल पहले। अब वहां पर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन क्या कर रहा है मुझे मालूम थोड़ी होगा। मुझे वो जो बताएंगे मैं उस पर यकीन करूंगा। जनरल शहबाज साहब को, ये कुलकर्णी साहब को भी, जो अभी सेना जो बता रही होगी, जो इनके पास सूचना होगी, सरकार के पास होगी या मीडिया के पास होगी ना, सेना सुन लीजिए 30 अप्रैल वाली स्थिति है क्या? बात पूरी नहीं होने देते हैं। हाँ। अब तो डिबेट भी 1 घंटे की है सर। हाँ। तो इसमें मैं तो बहुत एहतराम से डिबेट करता हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा जनरल शहबाज का या जनरल कुलकर्णी का या आशुतोष जी का, मेराज दुबे जी का, संदीप चौधरी जी आपका, बॉर्डर से जो खबर आई वो सोर्स क्या है? हमारे पास सेना है, सेना जो कहेगी वही सरकार को मालूम होगा, या सरकार के मंत्री वहां खड़े। सेना को आप ले आते हैं ना इस राजनीति में, हम कहाँ लाते, बात ही नहीं। चलिए आज आप ला ही रहे हैं, दो जनरल हैं मेरे साथ। एक मिनट, अब मैं इसी नहीं, क्योंकि आप सेना को घुसाना चाहते हैं ना हर बात में।
मामला ला रहे सेना हैं ना के आप। भरोसे बैठे हैं भाई। एक सीधा सवाल तो पूछा जा रहा है, चौधरी 30 अप्रैल को सेना- जो स्थिति थी सेना क्या पर आज भी भरोसा वही है? है। सरकार ये साफ कर दे। सर ये आप अन्याय कर रहे हैं। मैं अन्याय कर रहा हूं। मेरी पूरी बात होने नहीं दे रहे। हाँ बोलिए। आप जब आपकी 21 मिनट की डिबेट थी तो जरूर आप करते। आप कहां से तो कहां चले जाते हैं? सवाल का नहीं, जवाब मैं दीजिए अरे ना। भाई इतना बुद्धू थोड़ी हूं मैं भी 3 बार एमपी रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर रहा आप हूं, बुद्धू की चीजों बात को आ गई। समझता मैं हूं। ऐसे ऐसा शब्दों का नहीं है। इस्तेमाल ही नहीं करता कभी। सर मैं एक लाइन मेरी कंप्लीट होने दीजिए ना प्रोफेसर साहब, आप बाद में इसको करेक्ट कर दीजिएगा। हाँ। पहले मैं पार्टी की तरफ से बैठा हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं। और सरकार और सेना जो कहेगी वो लाइन देश के लिए होती है। मैं आपको जो अपना पक्ष कह रहा हूं वो सुन लीजिए। हमारे पास, आपके पास, किसी कांग्रेस पार्टी के पास जो भी खबर आएगी, जनरल साहब के पास, वो सारी खबर तो वही आएगी ना जो बॉर्डर से सेना बताएगी। और सेना ने हमें अब ये बताया देखिए, है। सेना को अरे राजनीति भाई, में ला रहे सेना हैं। तो अब कौन एक मिनट रुक बताएगा? वहां जाइए। पर नहीं मैं कांग्रेस समझ गया आपका ये घूम फिर कर जो आता है ना। अब जनरल कुलकर्णी, जनरल सिवाच, मैं कभी सेना को घुसाना नहीं चाहता, पर घूम फिर कर ये बात आ जाती है सेना के पास सबसे अच्छी जानकारी है। सेना बताएगी सरकार को तो सरकार भी बता देगी। जनरल कुलकर्णी, सेना तो पूरी इनपुट देती है ना सरकार को, एक एक मूवमेंट की जानकारी मिलती है ना। वो सबसे पहले कारू में आएगी, 14 कोर में आएगी, उधमपुर दी जाएगी, उधमपुर से दिल्ली आएगी। गलत प्रोसेस तो नहीं बता रहा। अब ये कहते हैं सेना बता देगी तो हम बता देंगे, ये कहना चाह रहे हैं शाहनवाज हुसैन। मैं 3 बार से ये बच रहा था, आज आपसे पूछ ही लेता हूं। संदीप, मुझे लगता है कि देखिए हम सब एक ही बात कर रहे हैं। हाँ। और आप इस बात को मानिएगा कि इसमें ये कोई शक नहीं है। एक मिनट, आप भी वही कह रहे हैं। मैंने सरकार के भी स्टेटमेंट देखे, सरकार भी वही कह रही है। हम कोई भी अलग अलग ये नहीं कह रहे। आप उस स्टेटमेंट को ले रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा या हम लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया। अगले दिन जो उसका वो स्टेटमेंट आया कि प्रधानमंत्री वो जो पहले दिन उन्होंने कहा वो सिर्फ गलवान घाटी के लिए बोल रहे थे, उन्होंने पैंगांग त्सो के बारे में बात नहीं की थी। हाँ। सिर्फ गलवान घाटी के बारे में बोला था कि हिंदुस्तान का कोई भी पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं है। मैं भी वही कह रहा हूं, हिंदुस्तान मैं समझ गया सर, एंड आई रिस्पेक्ट योर प्रोफेशनलिज्म। सर मैं इसीलिए मैं राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं चाहता हूं। एक सर्विसमैन वेटरन्स को मैं राजनीति के दलदल में बिल्कुल नहीं खींचना चाहता हूं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आई रिस्पेक्ट यू टू मच, यू आर प्राउड सोल्जर्स। आई वांट दैट डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। आजकल वो नहीं हो रहा है, मैं वो नहीं होने दूंगा अपने शो पर। पर जनरल सिवाच भाई, सवाल यही है ना, 30 अप्रैल की जो स्थिति थी आज भी वो है क्या? ये बता दो। वो कहते हैं नहीं हमें इनपुट सेना से मिलती है, सेना पर सवाल करोगे क्या? ये कोई जवाब हुआ क्या जनरल सिवाच? देखो, इसमें जैसे जनरल कुलकर्णी साहब भी बता रहे थे कि जब पिछली बार प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो गलवान घाटी के बारे में बता रहे थे कि पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 जहां तक हमारी पेट्रोल जाती थी चीन उससे अपनी तरफ है, मगर वो डिप्लॉय हो सकता है। पहले वहां डिप्लॉय नहीं था मगर अपनी तरफ है। जो फिंगर 4 और 8 है वहां पर वो डिप्लॉय नहीं था पहले, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। मैं फिर बताता हूं, पैंगांग त्सो वाला एरिया डिस्प्यूटेड है। जो 23 इलाके डिस्प्यूटेड हैं वो हैं। हम बोलते हैं हमारा एरिया फिंगर 8 तक है, वो बोलता है हमारा फिंगर 2 तक है। हाँ। वो तो कहता है कि हम अपने एरिया में बैठे हुए हैं, हम तो फिंगर 4 से 8 अपने एरिया में बैठे। हम कहते नहीं, आप हमारे एरिया में बैठे हो क्योंकि 8 फिंगर तक हमारा है। तो एक प्रकार से ये डिस्प्यूटेड एरिया था और है, मगर हम ये कहते हैं कि 30 अप्रैल से पहले आप यहां नहीं बैठे थे, आप अपने सिरचिप जो था एडम बेस वहां थे, तो आप इसको छोड़ के आप वहां जाएं जहां पर पहले थे। तो बिल्कुल मैं समझ गया। और बिल्कुल आसान सरल भाषा में देखिए आशुतोष, में दर्शकों को समझाऊं हो क्या रहा है। भाई हमारी कोई सीमा नहीं है, वो बॉर्डर नहीं है। एक LAC हमने बनाई हुई है, उस पर हमारा विवाद है। 1993 से जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं। मैप्स आज तक एक्सचेंज नहीं हुए। मैप एक्सचेंज करने का मतलब नक्शे आपस में एक्सचेंज नहीं हुए। चीन किसे क्या अपना मानता है और हम किसे क्या अपना मानते हैं, ये अभी अलग, दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। तो आज की तारीख में वो घुस भी जाए और वो हम पीछे हट जाए, पता भी नहीं लगेगा। यही तो लड़ाई है ना, और यही सवाल है आशुतोष।
जो ये एक आम आदमी को भी समझने चाहिए। कोई अभी रेखा खींची नहीं हुई, किसी को पता नहीं कौन सा हमारा है कौन सा नहीं। इलाका चला भी जाएगा, या जो बता रहे हैं जनरल सिवाच कि वहां पहले नहीं थे पैंगोंग सो में, अब वो आ गए हैं। तो यही तो चिंता है ना, जो हमें समझनी होगी, दर्शकों को भी समझनी होगी। संदीप, दो बातें मैं कहूंगा, और दोनों जनरल्स का पूरा सम्मान के साथ, उनका किसी तरीके से कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर जनरल्स प्राउड सोल्जर्स हैं, तो वी आर ऑल्सो प्राउड जर्नलिस्ट, वी आर ऑल्सो द प्राउड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। और जो ये बात कही जाती है, जो बीजेपी बार बार कहने का प्रयास करती है कि सेना झूठ नहीं बोल सकती, सेना जो कहती है वो गलत कभी नहीं होता है। मैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सेना से भी सवाल पूछा जाएगा, सेना भी गलती कर सकती है, और वो अलग तरीके का सवाल है। अभी आज इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है कि अगस्त के महीने में इस बात की जानकारी थी कि वहां पे चाइनीज अंदर घुस आए थे, और उसके बाद उस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया गया। एमके जो आपके पूर्व एनएसए थे, एमके नारायणन, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कॉलम लिखा। उन्होंने कहा कि ये टिपिकल इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है, बिल्कुल उसी तरीके का मामला है जैसे करगिल के जमाने में हुआ। हमारे पास इंटेलिजेंस था, हमारे पास इनपुट था, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने उस इनपुट के आधार पर एनालिसिस करके देश को आगाह क्यों नहीं किया, सचेत क्यों नहीं किया? यही तो मैंने जनरल कुलकर्णी से आशुतोष क्या सवाल पूछा, क्योंकि अप्रैल में इंकर्जन्स, मार्च में ही घुसपैठ की खबरें हैं। पहले कारू आई होंगी 14 कोर, फिर उधमपुर गई होंगी, उधमपुर से दिल्ली पहुंची होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारी सेना को पता ना हो कि चीनी वहां पर घुसपैठ कर रहे हैं या जरूरत से ज्यादा तादाद में मौजूदगी देखी जा रही है, ये मालूम होगा। संदीप, मैं 10 सेकंड और लूंगा आपसे। मेरा कहना यह है कि जब तक हम इन सब चीजों को बीफ अप नहीं करेंगे, जब तक अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर उनको कारपेट के नीचे दबा देंगे, तो अगर 1998 में अगर कारगिल हुआ था, 2020 में ये होगा, फिर 2024 से फिर इसी तरीके कोई वार्ता हो जाए। आखिर आज तक क्यों नहीं पता चला कि करगिल के लिए वो जो इंटेलिजेंस का इनपुट था, वो कौन लोग थे जिन्होंने उस इनपुट के आधार पर तैयारियां नहीं की? वो कौन लोग थे जिनकी जब अगस्त में हमारे पास सूचना आ गई थी, तो उस पर भारत सरकार को अलर्ट करके तैयारी क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं हमने चीन को रोकने का प्रयास किया? बिल्कुल, ये सवाल पूछे जाने चाहिए, और यही अहम सवाल हैं। ये राष्ट्रवादी सवाल भी हैं अखिलेश प्रताप सिंह, ये देशभक्ति से जुड़े सवाल हैं। लेकिन देखिए, आप सवाल क्या करते हैं? आप कहते हैं लद्दाखी लोग कुछ बता रहे हैं, अब लोगों को, स्थानीय लोगों का हवाला दे देते हैं। राहुल गांधी, मनीष तिवारी कहते हैं इंदिरा गांधी गई थी ले तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अब हम देखते हैं आप क्या करेंगे चीन का। मतलब ये सवाल उठाने की क्या जरूरत है? ये तो राजनीति हुई। संदीप जी, हाँ, संदीप जी बोलिए। हमारे 2 जनरलों ने जो बात कही, वही बात आप लोगों ने बहुत देर से चर्चा की। ये जो बीजेपी के लोग हैं, हम इनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रेस नोट और जो भारतीय दूतावास बीजिंग में उसका प्रेस नोट पढ़ लिया करें, फिर बहस में आए, इनकी भी स्थिति साफ होगी। जो जनरल बोल रहे हैं वही बाकायदा बीजिंग में ब्रीफिंग जो होती है वीकली, और जो हिंदुस्तान में मीटिंगें हो रही हैं रक्षा और विदेश मंत्रालय के और चीन के बीच में, उनमें यही बात बार बार हो रही है कि जो 6 जून को निर्णय हुआ था कि 30 अप्रैल को स्टेटस को आप एंटी जाएंगे, वो आप पालन करें। उसी और उसमें सिर्फ यही बात पे मीटिंग ही हो रही है। 3 मीटिंगें जो हुई हैं कि जो 6 जून को आपने कहा था कि हम वापस जाएंगे, तो आप वापस जाइए, और ये बाकायदा प्रेस नोट्स में है कि 6 जून की मीटिंग का आप पालन करिए जो तय हुआ था। और मीटिंगों में बाकायदा वर्बेटम रिकॉर्डिंग भी होती है, मिनट्स टू मिनट्स लिखे भी जाते हैं। 6-6 घंटे 8-8 घंटे मीटिंग हुई है। बीजिंग में हमारे एम्बेसडर ने भी ये बात बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली है, वहां भी ब्रीफिंग होती है, चाइना में भी इंडिया की ब्रीफिंग होती है। लेकिन अधिकारी मान रहे हैं, अधिकारी बात कर रहे हैं, अधिकारी नेगोशिएट कर रहे हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? आप ही के सरकार के अधिकारी जिस चीज को मान रहे हैं, जिस चीज को जनरल्स मान रहे हैं, जिस चीज को बखूबी हमारे 2 रिटायर्ड जनरलों ने रखी, बताई भी,
वही फैक्ट्स बताया जो हमारे सरकार के, ये सारे प्रेस नोट हैं, ये सारे प्रेस नोट हैं, वेबसाइट पे हैं मंत्रालयों के, कि वो 6 जून की जो आपने तय किया था उसी स्टेटस को पे जाइए अब आप, जो बैठक में तय हुआ था। तो लब्बो-लुबाब ये है, देखिए अब मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लब्बो-लुबाब ये है, प्रधानमंत्री गए, सेना का मनोबल बढ़ाया, जय माता दी के नारे लगे, वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मनोबल बढ़ाना है। विस्तारवादी बताया गया है चीन को और कह दिया गया है कि हम बांसुरी भी बजाना जानते हैं, हम सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं। ये बहुत अहम संदेश है। इतना सख्त संदेश पहले नहीं दिया गया है चीन को, वो आज दिया गया है। लेकिन कुछ सवाल हैं, उन सवालों के भी जवाब दिए जाने चाहिए ताकि देश आश्वस्त हो। और सवाल पूछना स्वस्थ लोकतंत्र का एक अपने आप में मापदंड है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।